सीनियर स्टडी स्कूल नवोदय की तरफ से ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है सभी छात्रों के लिए। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको आज इंग्लिश के अंदर है वो टेंस चैप्टर को समझाऊंगा। तो सभी कक्षाओं में कक्षा 9, 10 चाहे 8 है, कक्षा 11, 12 के लिए सभी कक्षाओं के अंदर ये समान रूप से सिलेबस में शामिल है। तो टेंस का अर्थ काल या समय होता है। तो टेंस है वो उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 देखिए प्रेजेंट है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। 2 नंबर पास्ट होता है, भूतकाल। और नंबर 3 फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो प्रत्येक टेंस के हैं वो 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के भी 4 हो जाएंगे, पास्ट के भी 4 भाग होंगे, फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट का देखिए पहला भाग है जो जिसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नंबर 2 देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के 4 भाग हैं। उसी प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान लेंगे। इसकी पहचान वाक्य के अंत में होता है ता है, ती है और ते है। ये वाक्य के अंत में होते हैं। जैसे वह खेलता है, वह पुस्तक पढ़ती है, सभी छात्र घर जाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य के अंत में ये पहचान के रूप में मिलते हैं। तो वाक्यों का बनाने का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस। तो स्वीकारात्मक वाक्य एसर्टिव होता है स्वीकारात्मक। तो एसर्टिव सेंटेंस के अंदर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है वो डू या डज लगेगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर। 4 नंबर देखिए डब्ल्यूएस टाइप होता है। इसमें डब्ल्यूएस फैमिली है वो पहले लगेगी, प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर, और लास्ट में है इंटरोगेशन मार्क।
भाग लगेगा। तो ये सभी प्रकार के वाक्यों की है स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसके वाक्यों को बनाते हैं। ये किस प्रकार से वाक्य इसके बनते हैं, सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो सेंटेंस बनाने से पहले हमें इसके नाउन ध्यान में होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन कौन सा है और प्लूरल यानी कि एकवचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा, ये दोनों चीजें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? ही है, सी है, इट है, या किसी का नेम आ जाता है या फिर नाउन कोई भी है वो सिंगुलर हो तो वो सिंगुलर नाउन यानी कि एकवचन संज्ञा को कहलाएंगे। और प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा के अंदर देखिए आई है, यू है, वी है, या ते अपने आप में बहुवचन संज्ञा हो यानी कि प्लूरल नाउन हो तो वो प्लूरल नाउन कहलाएगा। अब देखिए जो सिंगुलर नाउन है, ही है, सी है, इट है, नेम है, या हमारा नाउन जो सिंगुलर है उसी के साथ क्रिया में एस या एस का प्रयोग होता है। केवल सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। तो सिंगुलर नाउन में ही वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। यानी कि केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही एस या एस का प्रयोग होता है। यानी प्लूरल नाउन के साथ है, बहुवचन संज्ञा के साथ है, कभी भी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। अब अपने देखेंगे कि एस या एस का प्रयोग है वो वर्ब के साथ है वो कहां पर होता है। नोट यदि वर्ब के अंत में देखिए डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड ये आ जाते हैं किसी वर्ब के अंत में तब उसके आगे ये जुड़ता है। जैसे देखिए गो है तो क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए एस ई आर सी एच आ गया तो इसके आगे भी ई एस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जैसे एस ई आर सी एच ई एस तो सी एच है, यहाँ पर ओ था तो जिस क्रिया के अंत के अंदर है कि ओ जैसे इसमें ओ आ गया था इसमें सी एच है तो कहीं भी क्रिया के अंत में डबल एस है, एस एच है, सी एच ओ या एक्स या जेड है तो उनके आगे क्या जुड़ेगा? ई एस जुड़ेगा। और एस या एस का प्रयोग है उस सेंटेंस के अंदर केवल सिंगुलर नाउन यानी एकवचन संज्ञा के साथ ही होता है, न कि बहुवचन संज्ञा प्लूरल नाउन के साथ होता है। अब उसके अपने एक दो चार वाक्य देख लेते हैं और आप अपनी पाठ्य पुस्तक ब्राह्मण के अंदर है तो इस प्रकार के और भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस है वह घर जाता है तो उसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वह, यानी सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला कर्ता।
तो वह क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो पहले लगा दिया ही। फिर देखिए वर्ब यानी कि लगाएंगे तो वर्ब सदैव वाक्य के अंत में होती है, तो जाना यहाँ पर क्रिया है। और ही देखिए नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन है या बहुवचन है, तो देखिए ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए गो लगा दिया। नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ में ओ लगा हुआ है, वर्ब के साथ में, तो इसके आगे ईएस लग जाएगा। मैंने ये पहले ही बताया था कि जब भी सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। अगर वर्ब के पीछे डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, जेड है, तो उसके आगे ईएस जुड़ेगा, अन्यथा एस जुड़ेगा। और एस या ईएस का प्रयोग तभी करना है जब हमारा नाउन है वो सिंगुलर हो। तो ही गोज टू होम, वह घर जाता है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य की ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है। तीसरे सेंटेंस में देखिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, तो ये डज पहले आ जाएगा, डज ही गो टू होम, क्या वह घर जाता है। फिर देखिए WS टाइप है, तो WS टाइप में जैसे वह घर कब जाता है, तो कब यानी कि व्हेन है वो पहले लगेगा, व्हेन डज ही गो टू होम, वह घर कब जाता है। तो WS टाइप वाला है तो WS पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसी प्रकार से ये वाक्य बनेगा। इसी प्रकार से अगर बहुवचन संख्या है तो उसका वाक्य कैसे बनेगा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, न कि ऐसे ईएस का प्रयोग होगा। जैसे कि वाक्य है कि तुम पाठ पढ़ते हो, ये अपना सेंटेंस है। तो देखिए यू है, तो यू पढ़ना रीड हो जाएगा, यू रीड लेसन, कि तुम पाठ पढ़ते हो। इसमें क्रिया के साथ ऐसे इसका प्रयोग है वो बहुवचन संज्ञा के साथ है, वो नहीं होता है। और नेगेटिव बनाएंगे तो यू डू नॉट रीड लेसन, क्या आप एक पाठ है वो नहीं पढ़ते। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डू यू रीड ए लेसन, इंटेरोगेशन मार्क आएगा, WH वाला बनाना है तो WH पहले आ जाएगा। जैसे वाक्य है कि वह तुम कहां पर है वो लेसन पढ़ते हो, तो वेयर डू यू रीड लेसन। तो इस प्रकार से है ये दोनों प्रकार के वाक्य बनेंगे। और अगले एपिसोड में हम इसका दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो लेकर के आएंगे। मुझे आशा है कि आपको यह मैंने बड़े सरल तरीके से आपको समझाया है और यह आपको शायद बिल्कुल अच्छी तरह से वो समझ में भी आ गया होगा। और इसके अगले पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।